नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं अमित कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे संस्कृत के एग्जाम को लेकर के, जो कि बीटीसी डीएलएड के फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट थे, फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जाम 8 अगस्त को देने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम पूरे के पूरे सिलेबस को लेकर बात करेंगे और जो ये सिलेबस होगा वो आपके एग्जाम को डायरेक्ट टारगेट करेगा। आप सभी ने प्रीवियस ईयर पेपर को देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आई वाला जो लिंक है या डिस्क्रिप्शन में जाकर के या कमेंट बॉक्स में जाकर के आप ये चेक कर सकते हैं। एक वहां पर वीडियो मैंने डाला हुआ है, उस वीडियो को जाकर के प्ले कीजिए। उसमें प्रीवियस ईयर का जो पेपर था वो मैंने लगाया हुआ है, उससे संबंधित जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उनको वहां पर मैंने क्लियर किया है। लेकिन आज की इस क्लास में हम थ्योरी पढ़ेंगे और थ्योरी के अंदर जो भी हमने क्वेश्चंस को पेपर में आ सकते हैं या प्रीवियस ईयर पेपर के हिसाब से जो पेपर आपका डिसाइड हो सकता है, उस पर चर्चा करेंगे। तो यहां पर देखने का प्रयास करेंगे हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे। यहां पर आप देखेंगे कि वर्ड विचार को डिस्कस करेंगे, गिनती को डिस्कस करेंगे, लिंग वचन पुरुष को डिस्कस करेंगे, लकार को डिस्कस करेंगे, शब्दरूप संधि समास अनुवाद को डिस्कस करेंगे। जो आपके शब्दरूप आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे, उनकी भी आपको वीडियो देंगे। तो आप वीडियोस को लगातार देखते रहिएगा और ये क्लासेस आपकी 8 से 10 दिन में कंप्लीट आपको करा दी जाएगी। फटाफट से जुड़ने का प्रयास करते हैं, यहां पर सीखने का कोशिश करते हैं कि वर्ड विचार क्या होता है और वर्ड विचार के अंतर्गत हमें क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए। जब हम बात करते हैं वर्ड विचार के अंदर जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं वो किस बेसिस पर पूछे जाते हैं, उन पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात आती है वर्ड। संस्कृत में वर्डों की संख्या कितनी होती है? अगर आपसे प्रश्न आए कि संस्कृत में वर्डों की संख्या कितनी होती है, तो आप जवाब देंगे कि संस्कृत में जो वर्डों की संख्या होती है वो 50 होती है। कितनी होती है भाई? संस्कृत में जो वर्डों की संख्या होती है वो 50 होती है। लेकिन जब आपसे ये कहा जाए कि वर्ड के भेद बताइए, क्या कहा जाए आपसे? जब आपसे ये कह दिया जाए कि वर्ड के भेद कितने होते हैं, तो आप सिंपल सा जवाब देंगे कि वर्ड के 2 भेद होते हैं। अब बात आती है कौन कौन से, तो सिंपल सा आप एक याद कर लीजिए कि एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। क्या होता है भाई? दूसरा क्या होता है भाई? दूसरा होता है आपका व्यंजन। क्लियर हो गया? ठीक है, एक हमारा कौन सा होता है? एक होता है जी स्वर और दूसरा होता है जी व्यंजन। अब बात आती है कि जो स्वर होते हैं उसके वो क्या होते हैं और व्यंजन हम किसे कहते हैं, स्वर के भेद कितने होते हैं और व्यंजन के भेद कितने होते हैं। देखिए, बहुत ही क्लैरिफाई माइंड से आप समझिए, सोचिए, कुछ मत, आप बस सुनते रहिए, चीजों को समझिए, बस काम हो जाएगा। इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अरे मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। क्लासेस को 1 घंटे क्लास ले रहा हूँ, 15 मिनट क्लास ले रहा हूँ, उस क्लास को आप पढ़ लीजिए। अगर 15 मिनट की क्लास है बहुत अच्छा है। रिकॉर्डेड क्लास भी एक है, पहले से डाली हुई है मैंने, बीटीसी की 3 साल पहले लगभग रिकॉर्ड की थी। वो देखना चाहो वो देख सकते हो, लेकिन आप इस क्लास में लाइव यहाँ पे समझ सकते हो सारी चीजों को। जब बात करते हैं स्वर की कि स्वर किसे कहते हैं, तो ऐसे वर्ड जिसमें अन्य किसी वर्ड की सहायता नहीं ली जाए। मतलब सिंपल सा है कि अगर कोई वर्ड हम उच्चारित कर रहे हैं, उसको बोलने में किसी वर्ड की सहायता नहीं ली जाती है तो वो स्वर कहलाता है। लेकिन यदि किसी वर्ड की सहायता लेनी पड़ती है तो वो व्यंजन कहलाता है। आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि जिस वर्ड को उच्चारित होने में स्वर वर्ड की सहायता ली जाए, जिस वर्ड को उच्चारित होने में स्वर वर्ड की सहायता ली जाए उसे व्यंजन कहते हैं, और जिस वर्ड को उच्चारित होने में किसी अन्य वर्ड की सहायता न ली जाए उसे स्वर कहते हैं। सिंपल सी बात है कि जिसमें सहायता न ली जाए, जिसमें सहायता न ली जाए, सीधा सीधा लिख देता हूं, सहायता न लेना। ठीक है, सहायता न लेना, सहायता न लेना। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है, यहां पे हमें स्वर की सहायता लेनी होती है। बिना स्वर की सहायता लिए हम कोई भी वर्ड उच्चारित नहीं कर सकते हैं। बिना स्वर की सहायता लिए कोई भी वर्ड हम, जो कोई भी वर्ड से मतलब है कोई भी व्यंजन वर्ड हम उच्चारित नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा? ठीक है, तो स्वर की सहायता मतलब हमको क्या होगा, स्वर की हमेशा सहायता की जरूरत पड़ेगी। अब बात आता है कि स्वर के भेद कितने होते हैं। क्या बात आता है बेटा कि स्वर के भेद कितने होते हैं? जब आपसे यह कहा जाए कि स्वर के भेद कितने होते हैं, आप सीधा सा जवाब देंगे कि स्वर के भेद 3 होते हैं। नंबर 1 पे आता है आपका ह्रस्व स्वर। कौन सा आता है? नंबर 1 पे आता है आपका ह्रस्व स्वर।
नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो नंबर 2 आता है आपका दीर्घ स्वर। क्या आता है? नंबर 2 आता है दीर्घ स्वर। क्या आता है बेटा? नंबर 2 दीर्घ स्वर। जब बात यहीं पे नंबर 3 की आती है तो वो आपका प्लुत स्वर कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लुत स्वर कहलाता है। क्या कहलाता है? वो आपका प्लुत स्वर कहलाता है। नंबर 3 में यहां पे लिख देता हूं, नंबर 3 जो होता है वो होता है प्लुत स्वर। क्या होता है? प्लुत स्वर। जब बात आती है कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, सिंपल सा याद रखिएगा कि जिसको उच्चारित करने में एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिसको उच्चारित होने में एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट आपसे डेफिनेशन बहुत कम पूछी जाएगी, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं किसे कहते हैं। तो आप सीधा सा कहेंगे एक मात्रा का जहां पर समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, जहां पर 2 मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। सिंपल सी बात है, जहां पर एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, जहां पर 2 मात्रा का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं, वो दीर्घ स्वर कहते हैं, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। बात आती है प्लुत स्वर किसे कहते हैं, तो सीधा सा कहोगे कि 3 मात्रा का जहां पर समय लगे, 3 मात्रा का जहां पर समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। 3 मात्रा का जहां पर समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर आपको समझ में आ गया। अब बात आती है ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन को समझते चलिएगा, ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, तो सिंपल सा जवाब आएगा 5। कितनी होती है? ह्रस्व स्वर की जो संख्या होती है वो संख्या कितनी होती है? संख्या होती है 5। संख्या होती है 5। क्या होती है भाई? जो संख्या होती है वो 5 होती है। और कौन कौन से वर्ण आते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं, अ, ई, उ, ऋ और लृ। क्लियर हो गया? अ, ई, उ, ऋ और लृ। यहां पर बात आती है संख्या की। यहां पर जब संख्या की बात आए तो यहां पर यह संख्या 8 हो जाती है। यहां पर यह संख्या 8 हो जाती है। इस प्रकार से आपसे कहा जाए कि स्वर कितने होते हैं, स्वर की संख्या कितनी होती है, तो यहां पर जो स्वर की संख्या होगी, क्या होगी? जो स्वर की संख्या होगी वो आपकी 13 निकल के आती है। उम्मीद करता हूं ये जो 13 है आपको बिल्कुल बिल्कुल धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, ये जो 13 है आपको यहां पर क्लियर हो गया होगा कि 13 संख्या कहां से होती है। स्वर की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। स्वर के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में आपका एक मात्रा का समय लगता है, संख्या 5 होती है, अ, ई, उ, ऋ और लृ होता है। दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगता है, संख्या 8 होती है। और जो वर्ण होते हैं वो आप लिखेंगे आ, ई, उ, ऋ, दीर्घ ऋ। ठीक है, ए, आई, ओ और औ। क्लियर हो गया होगा? एक बार फिर से समझो, आ, ई, उ, दीर्घ ऋ, ए, आई, ओ, औ। ये आपके दीर्घ स्वर की संख्या होती है। दीर्घ स्वर 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। ये मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए जिससे कि आपको चीजें क्लियर हो जाएं और आप इसे समझ पाएं। ये आपके पेपर में यहां से क्वेश्चन आते हैं। एक बार पूरा पेपर हो जाए उसके बाद आप पेपर निकालिएगा, क्वेश्चन निकालिएगा, देखिएगा क्वेश्चन आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। मैं प्रीवियस ईयर पेपर कराऊंगा आपको, टेंशन ना लो। ठीक है, अब ये हो गया। इसके बाद जो आपसे पूछा जा सकता है वो आता है यहां से क्वेश्चन कि ए, आई, ओ और औ, ये जो आपके वर्ण होते हैं, ठीक है, इन वर्णों को हम संयुक्त स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? इन वर्णों को हम संयुक्त स्वर कहते हैं। इन वर्णों को हम क्या कह सकते हैं? संयुक्त स्वर कह सकते हैं। संयुक्त स्वर, क्योंकि ये 2 स्वरों के मेल से बना है। किससे मिला है? 2 स्वरों के मेल से बना है। जब हम इसकी बात करते हैं तो अ, धन, ई मिलकर के हमें ए देता है, लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं तो अ, धन, ए मिलकर के हमें आई देता है। क्लियर हो गई? ठीक है, ऐसे ही जब बात आती है अ, धन, उ और या उ की, तो हमको ये क्या देता है? ओ देता है। लेकिन जब बात अ, धन, ओ पे आ जाती है तो फिर ये आपका हमें औ देता है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। जो डाउट वाली चीजें हैं वो समझ लीजिए। यहां पे ये जो ब्लू पेन आपको दिख रहा है, ठीक है,
ये सॉरी, ये और ये, ठीक है। यहां पे जो संधि हुई है वो आपकी हुई है वृद्धि संधि। ध्यान रखिएगा, कभी कभी संधि भी पूछ लेता है, तो ये जो संधि हुई है वो वृद्धि संधि हुई है, यहां भी आपकी वृद्धि संधि हुई है, ठीक है, वृद्धि संधि हुई है। लेकिन जब आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहां पर आपकी जो संधि है वो गुण संधि हुई है। क्या हुई है? गुण संधि हुई है, ठीक है। तो ये भी जानकारी आपको होना जरूरी है। अब ये तो आपका हो गया स्वर का पार्ट हो गया। अब हम व्यंजन की तरफ बढ़ते हैं। जब हम व्यंजन देखेंगे तो व्यंजन के जो भेद होते हैं वो 3 होते हैं। व्यंजन के जो भेद होते हैं वो 3 होते हैं। कितने होते हैं? ये 3 होते हैं। एक होता है स्पर्श व्यंजन, जो दूसरा होता है वो होता है अंतस्थ व्यंजन, और जब बात तीसरे की आती है तो उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जब अंतस्थ व्यंजन की बात आए तो आपको याद होना चाहिए य, व, र और ल, ठीक है। यहां पे जब ऊष्म व्यंजन की बात आए तो आपको याद आना चाहिए स, स और ह, स और ह, ठीक है। तो अंतस्थ व्यंजन की जो संख्या है वो आप देख पा रहे हो कितनी है। ऊष्म व्यंजन की संख्या आप देख पा रहे हो कितनी है। यहां पर लिख दे रहा हूं दोनों के बीच में 4, ठीक है। इसकी संख्या भी 4 और इसकी संख्या भी 4, दोनों की संख्या कितनी है? 4 है। 4 वर्ण आते हैं, य, व, र, ल, और यहां पे इतने। अब बात आती है स्पर्श व्यंजन की। स्पर्श व्यंजन आपके 25 होते हैं। अब बात आती है कौन कौन से होते हैं, तो सीधा सा लिख सकते हो क, ख, ग, घ, अ, ठीक है। च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अ, त, थ, द, ध, न। कुछ लोगों को लग रहा होगा सर टाइम पास कराए, नहीं जी, यही आपके क्वेश्चन आते प, फ, ब, भ, म, ठीक है। ये आपके हो गए। तो इनकी संख्या कितनी होती है? ये 25 होती है। क्लियर हो गया। क जो है वो आपका कहां से बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। उच्चार स्थान भी आपको मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। ये आपका कहां से उच्चरित होगा? ये आपका कंठ से होगा, ठीक है। ये कहां से होगा जी? ये आपका तालु से होगा। ये कहां से होगा? तो ये आपका मूर्धा से होगा। कहां से होगा भाई? मूर्धा से होगा, ठीक है। तो लतु लसानाम दंता, ये आपका जो होता है जी वो कहां से होता है? वो आपका दंत से होता है, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर लो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, और ये प प प प प प प तो किससे होता है जी? आप ओष्ठ से होता है, ठीक है। ये आपके उच्चार स्थान भी आपको समझ में आ गए। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, न, प, फ, ब, म। ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछा जाता है। अब बात आती है, ठीक है, अब बात आती है कि इसके अलावा और भी क्वेश्चन आता है। जी बिल्कुल आता है जी, आपसे पूछा जाता है बीटीसी में कि संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। अभी मैंने आपको संयुक्त स्वर बताए थे, उनकी संख्या कितनी थी? 4 थी। यहां भी संख्या कितनी होगी? 4 होगी। और यहां पे ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है, कई बार पूछा गया है, ठीक है, कि छ, त्र, ज्ञ और जो स्र है ये मिलकर किससे बना है, ठीक है। तो फिर यहां पे आप लिख लीजिएगा कि या तो आपको क धन स, ठीक है, ऐसे मिलेगा, ऐसे ही त धन र, ज धन य, श धन र। इसको एक और वे में लिख सकते हैं क धन स। अब ये सा है, उसको अनंत कर दिया तो क्या होगा? यहां से अ बाहर आ जाएगा। या तो ऑप्शन में आपको ये दिया होगा या फिर ये दिया होगा। तो इस प्रकार से आपका जो वर्ण विचार का जो आपका बीटीसी के दौरान पूछे जाने वाला पोर्शन था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब बात आती है कि जो आ है वो हमारा कहां से आता है? क, ख, ग, घ, अड़ा कहां से आता है, ठीक है। अब जो स, य, र, ल, व, तो ये कहां पे? देखिए य जो होता है, ठीक है, य और श, ये चू, यशानाम, तालु। तो मैं आपको बता देता हूं कि यहां पे जो तालु से जो और उच्चारित होने वाले वर्ण हैं वो आपके कौन कौन से होते हैं?
वो आपके एक तो य है, एक श है, एक ई है, ये आपके तालु से उच्चारित हो रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं मूर्धा की, तो यहां पे आप देखेंगे जो री है वो आपका मूर्धा से उच्चारित होता है, जो सा है वो आपका मूर्धा से उच्चारित होता है, और जो रा है आपका वो मूर्धा से उच्चारित होता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे जब बात करेंगे दंत की, तो लृ, स, ठीक है, और ल, ये आपका दंत से उच्चारित होता है। ये आपका मतलब समझ रहे हो, ये मैंने तीर का निशान लगा दिया तो इससे क्या है, आपको क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है, यहां पे अगर हम कंठ की बात करें तो अ आपका कहां से उच्चारित होता है, कंठ से होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। और विसर्ग भी आपका कंठ से उच्चारित होता है। जब ओष्ठ की बात करते हैं तो ओष्ठ से आपका उ, यानी कि उ या उ ओष्ठ से उच्चारित होता है। क्लियर हो गया, इस प्रकार से आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसी प्रकार से आप देखेंगे ये जो पंचम वर्ण, जो आपकी ये वाली लाइन है ना, ये जिसको मैंने रेड रेड किया है अंतिम वाली, ये आपकी नासिका से उच्चारित होती है। समझ रहे हो? तो इस प्रकार से ये भी आप अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आपका यहां पर जो वर्ण विचार अध्याय है वो खत्म हो जाता है। आप निकालिएगा पेपर और देखिएगा कि इन वाले पोर्शन से आपके कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। थैंक